रात में किंगी जानबूझकर नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर के सामने बीमार होने का नाटक करता है। नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि शुफांग को कफ में ब्लड भी आ रहा था। उसके बाद वहां जिन्मी को बुलवाया जाता है। नैनपिंग और प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर आपस में बात करने लगते हैं। किंगी को पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से इतना समय नहीं मिला कि वो अपनी फैमिली बना पाते, जिससे उनकी कोई संतान नहीं है। मुझे डर है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इस राज्य का राजा कौन बनेगा। नैनपिंग अपने लोगों से कहता है कि किंगी बीमार है, इस बात को सीक्रेटली पूरे राज्य में फैला दिया जाए। दमॉन प्रिंसेस फिर से मिस्सी की ब्रीथ को स्मेल करते हुए उसके पास तक पहुंचती है और उसे अपने सामने आने के लिए कहती है। मिस्सी के ना आने पर वो पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। मिस्सी को उसकी जान बचाने के लिए आना पड़ता है। प्रिंसेस उससे कहती है, तुम मास्क नहीं भी उतारोगे तब भी मुझे पता है कि तुम मिस्सी ही हो। मिस्सी कहता है, प्रिंसेस जिस मिस्सी की आप बात कर रही हैं वो मर चुका है। प्रिंसेस कहती है, सब कहते थे कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। म्यूत्सी पुराने दिन याद करता है। उस दिन रिवर पर हुए हादसे की वजह से किंग ऑफ गुचैंग को पता चल गया था कि म्यूत्सी उन लोगों का आखिरी वंश है जो इमोर्टलिटी नष्ट करने वाले एरो बनाते हैं। किंग ऑफ गुचैंग ने डेमोन लॉर्ड से कहा, ये हमारे लिए आगे जाकर खतरा पैदा कर सकता है, हमें इसकी पावर्स को सील कर देना चाहिए। म्यूत्सी को उन लोगों ने बंद कर दिया था और उस पर टॉर्चर किया करते थे। म्यूत्सी प्रिंसेस से कहता है, जो पास्ट में हुआ उसे रहने दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं अब वो म्यूत्सी नहीं हूँ जो आपसे मिला था। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। स्वेहा किंगी से मिलने उसके मैंशन में आती है। तभी जिन्मी किंगी की दवा लेकर वहां आती है तो स्वेहा उसे उसका नकाब उतारने पर मजबूर करती है। जिन्मी कहती है कि वो अगली है और हमारे यहाँ हमेशा नकाब पहनने का रूल रहा है, इसलिए हम नकाब नहीं हटा सकते, लेकिन स्वेहा फिर भी उसको इंसिस्ट करती है। किंगी फिर से ब्लड वॉमिट करता है और जिन्मी उसे अंदर लेकर आती है और उसको चेक करती है। स्वेहा जिन्मी से किंगी की बीमारी के बारे में पूछती है तो जिन्मी उसे बता देती है कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है और उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। चेंगहो स्वेहा को बाहर ले जाती है। तभी किंगी जिन्मी से कहने लगता है, मेरी एक्टिंग कैसी थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है शुफांग को पहले ही पता चल गया था कि नैनपिंग ने धमकी भरा लेटर जिन्मी को भेजा है। शुफांग जिन्मी से कहता है, अब तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैं कहूँगा। तुम्हें नैनपिंग से कहना है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। फ्लैशबैक खत्म होता है और शुफांग जिन्मी को अपने पास बुलाता है। शुफांग जिन्मी से कहता है, तुम लोगों में ये खबर फैला रही हो कि मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम है और मैं सेक्स नहीं कर सकता। ये बात जानने के बाद फ्यूचर में मुझसे शादी कौन करेगा? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी? आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इस नकाब के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। शुफांग उसका निकाब हटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जिन्मी वहां से हट जाती है और शुफांग से कहती है, योर हाइनेस, मैं यहाँ एक डॉक्टर बनकर आई हूँ, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना मेरा कर्तव्य है। मैं नैनपिंग के साथ लड़ने में आपकी पूरी मदद करूंगी, लेकिन मुझे डर है कि आप जो चाहते हैं वो मैं आपको नहीं दे सकती। मून मोटल ये सब देख रहा होता है। वो युआनजी से कहता है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी तक शुफांग और जिन्मी के बीच में प्यार नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने जिन्मी को होली हीलर जैसी जगह जन्म दिलवाया। युआनजी कहती है, जब मैं ऐसा कर रही थी तो तुमने भी मेरा साथ दिया था। स्वेहा बैठकर रोने लगती है। नैनपिंग उसके पास आता है और उससे रोने का कारण पूछता है। स्वेहा उसे शुफांग की कंडीशन बताती है और कहती है कि जिन्मी का कहना है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। नैनपिंग इस बात का फायदा उठाकर स्वेहा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से तय करवाऊंगा। स्वेहा गुस्सा हो जाती है और उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ एक वेडिंग गाउन और एक मॉर्निंग गाउन था और वो उसे दिखाते हुए कहती है, मैंने बचपन से सोच रखा था कि अगर मेरी कजिन से शादी होगी तो मैं ये वेडिंग गाउन पहनूंगी और युद्ध में अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं ये मॉर्निंग गाउन पहनूंगी। नैनपिंग कहता है, तुम सच में शुफांग के लिए पागल हो चुकी हो। अब नैनपिंग जिन्मी को अपने पास बुलवाता है और उससे पूछता है, किंगी के पास कितना समय है। तो जिन्मी झूठ बोल देती है कि किंगी के पास सिर्फ 1 साल का ही समय है। नैनपिंग उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि उसका ये समय भी कम हो जाए, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि किंगी 10 दिन के अंदर मारा जाए। जिन्मी वापस आती है और टेंशन में पड़ जाती है। ये बात चिंगहो नोटिस करती है। जिन्मी चिंगहो को सब बताती है तो चिंगहो उसे सजेस्ट करती है कि ये सब बात उसे आंट को बता देनी चाहिए। जिन्मी अपनी आंट को खत लिखती है। अब जिन्मी को अपनी आंट के खत का जवाब मिलता है।
जिसमें उसे पता चलता है कि नैनपिंग के लोगों ने हीला ट्राइब की सारी लेडीज को बंदी बना लिया था। क्योंकि हीला ट्राइब की सारी लेडीज किंगी के लिए समर्पित हैं, इसलिए उन सब ने अपनी जान दे दी। चोंगहुआ रोने लगती है और जिनमी से कहती है अब हम क्या करेंगे। अब जिनमी नैनपिंग से मिलने जाती है और उससे कहती है आपने कहा था कि मैं किंगी की दवा में पॉइजन मिलाऊं जिससे 10 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाए। इसके लिए मुझे उनका डाइट चार्ट चाहिए। मुझे जानना होगा कि उनके फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कितनी क्वांटिटी में होते हैं। नैनपिंग उसे डाइट चार्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। जब जिनमी लौट रही होती है तो सुहा उसे रोक लेती है। सुहा उसे कुछ कीमती स्टोन तोहफे में देती है। जिनमी सोचने लगती है आज ये मुझसे इतना अच्छे तरीके से क्यों व्यवहार कर रही हैं। सुहा उससे कहने लगती है मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे पिताजी की इंस्ट्रक्शन पर काम कर रही हो, लेकिन तुम ये मत भूलो किंगी को कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। जिनमी सोचने लगती है कहीं नैनपिंग ने प्रिंसेस सुहा को मुझे टेस्ट करने के लिए तो नहीं भेजा। जिनमी उसको कुछ सच नहीं बताती, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सुहा सचमुच में शुफांग के लिए सीरियस है। लेकिन जिनमी को फिर भी लगने लगता है मुझे प्रिंसेस सुहा को सब कुछ नहीं बताना चाहिए, और उसे बातों में टालकर आगे बढ़ने लगती है कि अचानक सुहा पर स्नेक फेरी आ जाता है। स्नेक को देखकर सुहा डर जाती है, लेकिन जिनमी उसे बचाने की कोशिश करती है। स्नेक को मारने के लिए सुहा अपने लोगों से कहती है कि पूरे बैम्बू फॉरेस्ट को जला दो, लेकिन जिनमी कहती है आप एक स्नेक के लिए पूरे फॉरेस्ट को मत जलाइए। मैं उस स्नेक को पकड़कर अपने साथ ले जाती हूँ। स्नेक का इस्तेमाल मेडिसिन में किया जा सकता है। जब जिनमी स्नेक पकड़ने के लिए जाती है तो उसे वहाँ स्नेक फेरी बैठा हुआ दिखता है और वो उसे कहने लगती है तुम तो फॉर्चून टेलर हो ना। सुहा को देखकर स्नेक फेरी सोचने लगता है क्या वो सचमुच में अपनी इमोर्टल मेमोरी खो चुकी है जो वो मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में नहीं पहचान पाई। सुहा सचमुच में उसे नहीं पहचान पाती। स्नेक फेरी समझ जाता है कि वो एक ह्यूमन बन चुकी है। जिनमी और यान्यू साथ में ड्रिंक करते हैं। जिनमी उससे पूछती है क्या आप मुझे मेरा फॉर्चून बता सकते हैं। यान्यू कहता है ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जिनमी कहती है अगर कोई हमारे गर्दन पर तलवार रखकर हमसे वो करवाना चाहे जो हम नहीं करना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए। तो येन्यू कहता है हमारी जान हमारे हाथ में है, कोई हमें कैसे फोर्स कर सकता है। जिनमी सोचने लगती है लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। इधर प्राइम मिनिस्टर शुफांग की ऐसी हालत देखकर उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और उससे कहते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए जिससे आपकी संतान इस देश को आपके बाद संभाल सके। लेकिन शुफांग उस बात को ठुकरा देता है। तो मंत्री कहता है अगर आप ये नहीं मानना चाहते तो आप रॉयल फैमिली में से किसी और को चुनें जो आपकी जगह गद्दी संभाल सके। शुफांग कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। जिनमी शुफांग की मसाज कर रही थी कि तभी शुफांग जिनमी से कहता है सब लोगों को लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से शादी करूं जिससे मेरी संतान मेरे बाद जगह ले सके। जिनमी कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी वाइफ और संतान बिल्कुल स्वस्थ हो। शुफांग कहता है तुम सचमुच में बेवकूफ़ हो, मुझे बाहर किसी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम हमेशा से होली हीलर ट्राइब में रहती आई हो, लेकिन क्या तुमने एक अलग जिंदगी जीने का सोचा है, जैसे कि इस देश की क्वीन बनना। जिनमी अचानक से शॉक्ड हो जाती है और कहती है योर हाइनेस आप मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं हमेशा से हीलर ट्राइब में रहती आई हूँ, मैंने ऐसी जिंदगी का कभी नहीं सोचा और ना मैं सोच सकती। शुफांग उसकी बातों से निराश होकर वहां से चला जाता है। तभी चिंगुआ आती है और जिनमी से कहती है जिनमी किंगी तुम्हें पसंद करते हैं, क्या तुम भी उन्हें पसंद करती हो। जिनमी को अचानक पेन होने लगता है, लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे उन्हें पसंद कर सकती हूँ। चिंगुआ उसे याद दिलाती है हमारे ट्राइब के रूल्स को मत भूलना। अब जिनमी ड्रैगन स्केल के थ्रू रुन्यू को अपने पास बुलाती है। जिनमी रुन्यू को वो वाइन देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। दोनों मिलकर साथ में नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स देखते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बार फिर मिर्च जिनमी को अपना निशाना बनाता है, लेकिन वहां शुफांग आ जाता है। शुफांग को देखकर मिर्ची को वहां से जाना पड़ता है। शुफांग जिनमी से पूछता है कि ये कौन है। जिनमी कहती है ये एक इमोर्टल हैं। रुन्यू शुफांग का नाम लेने लगता है जो चिंगटोंग को बुरा लगता है, लेकिन रुन्यू अपनी फेरी ट्रिक से चिंगटोंग को बेहोश कर देता है। शुफांग और रुन्यू आपस में जिनमी के लिए लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां येन्यू आता है। रुन्यू येन्यू से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। येन्यू शुफांग को फेरी ट्रिक से बेहोश कर देता है और कहने लगता है फाइनली मैंने फायर इमोर्टल को हरा दिया।
अब रुन्यू जिन्मी से कहता है, मेरी बस एक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स देखूं, लेकिन ये छोटी सी इच्छा भी मेरी पूरी नहीं हो सकी। और शुफांग और जिन्मी की उस रात की मेमोरी इरेज करके वहां से हेवन के लिए निकल जाता है। इधर म्यूत्से पर एरो के लिए डेमन रेल्म के लोग हमला कर देते हैं। येन्यू भी बीच में आता है और येन्यू के हाथ वो एरो लग जाता है। रुन्यू और येन्यू साथ में जा रहे होते हैं। रुन्यू येन्यू के हाथ में वो एरो देखता है। येन्यू उससे कहता है, मैंने बहुत मेहनत करके ये एरो चुराया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस एरो से क्या होता है। येन्यू ये सोचकर कि शायद रुन्यू मदर का शुफांग को मरवाने का इरादा बदलवा सके, जानबूझकर उसे उस एरो के बारे में बताता है। हेवन लौटने के बाद रुन्यू एरो के बारे में पता करने के लिए क्वांगलू के साथ पैवेलियन में जाता है, लेकिन वहां उसे सूली की एक फोटो दिखती है जिसमें हाथ में मैजिकल पर्ल्स थे। रुन्यू सोचने लगता है कि आखिरकार ये लेडी है कौन और पिताजी ने इसकी फोटो क्यों बनाई। इधर डिमॉन प्रिंसेस फिर से मिस्टर से मिलती है और उससे पूछती है, क्या तुम उस एरो के जरिए शुफांग को मारने वाले थे? शुफांग मेरे भाई जैसा है और जिन्मी मेरी फ्रेंड है। अगर तुम उन दोनों में से किसी को भी हर्ट करोगे तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। म्यूत्सी उससे गुस्से में कहता है, एरो चोरी हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वहां से आगे बढ़ने लगता है। प्रिंसेस फिर से नाटक करती है कि उसे पेन हो रहा है और म्यूत्सी जैसे ही उसे देखने आता है, प्रिंसेस उसका मास्क हटा देती है। ओके गाइज, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप उसके नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, जिससे नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये सीरीज़ एक नया मोड़ लेने वाली है। कुछ एपिसोड्स के बाद इस सीरीज़ में बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है। तो इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।